प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं में दूसरी कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सबसे पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कवि आलोक धनवा द्वारा रचित कविता पतंग से ली गई। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक परिवर्तन के साथ साथ बाल सुलभ चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण किया। कवि का कथन है कि प्रकृति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया। कवि कहता है कि शरीर और मन को भिगो देने वाली तेज बौछारों से युक्त भादो महीना समाप्त हो गया है। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आँखों के समान लालिमा और चमक से युक्त नया उजाला, नया सवेरा हो चुका है। सर्द आया पुलों को पार करते हुए। कवि ने सर्द ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहा है कि सर्द अपनी नई पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाए। सर्द ऋतु अपनी नई चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ गया है। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो कवि क्या कहता है कि सर्द ऋतु का मानवीकरण करते हुए कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सर्द ऋतु अपने चमकदार साइकिल को तेज गति से चलाते हुए तथा जोर जोर से घंटी बजाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को अपने सुंदर संकेतों के माध्यम से बुला रहा है। कहने का भाव यह कि जैसे ही सर्द ऋतु आती है, नन्हे बच्चे अपने हाथों में पतंग लेकर के दौड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि सर्द ऋतु बच्चों को मनोहर क्रीड़ाएं करने हेतु आमंत्रित कर रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, की शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्द ऋतु ने अपने चमकदार संकेतों और मधुर ध्वनियों के माध्यम से आकाश को इतना कोमल और मुलायम बना दिया है कि पतंग, बच्चों के पतंग है वो इस असीम आकाश में ऊपर तक उड़ सके। कवि कल्पना करता है कि यह आकाश इतना मुलायम हो चुका है कि दुनिया की सबसे हल्की, कोमल और रंग बिरंगी वस्तु है वो आसानी से उड़ सके। संसार के सबसे पतले कागज के साथ बांस की पतली कमानी भी आसानी से उड़ जाए और इस प्रकार इस हल्की वस्तु यानी पतंग को उड़ता हुआ देख करके तितलियों रूपी कोमल एवं सुंदर बच्चों की सीटियां और किलकारियां शुरू हो सके। पतंगों के साथ बच्चों की इच्छाएं भी उनके साथ उड़ने लगती हैं। कहने का भाव है कि बच्चों का समूह आकाश में उड़ते हुए पतंगों को देख करके प्रफुल्लित हो जाता है और सीटियां बजाने लगता है, किलकारियां मारने लगता है। इस मोहकता को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार की भावनाओं का जन्म होता है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि बाल मन की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण करते हुए कहता है कि बालक जन्म से ही अत्यंत नाजुक और कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ ही कपास के समान कोमलता का भाव लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी घूमती हुई उनके पैरों को स्पर्श करने के लिए आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बनाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ऐसा लगता है कि बच्चों की इस कोमलता को स्पर्श करने के लिए जब वे दौड़ते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई देती है, और वो पृथ्वी घूमती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उन बच्चों के कोमल पैरों को स्पर्श करने के लिए उनके पास आ रही है। बच्चे अपनी किलकारियों से जब वे दौड़ते हैं बेसुध हो छतों को नरम बनाते हैं। जब बच्चे बेसुध होकर के छतों के किनारों पर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि छतें भी उनके लिए नरम हो जाते हैं, कोमल हो जाती हैं। और बच्चे दौड़ते हुए जब किलकारियां मारते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी दिशाओं में नगाड़े बज रहे हैं, यानी सभी दिशाएं नगाड़ों की तरह बजती हुई प्रतीत होती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। वे प्राय अक्सर वृक्षों की डाल की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर डोलते हुए मस्ती से में डूबकर झूला झूलते हुए से दौड़ पड़ते हैं। जिस प्रकार झूला झूलने से वृक्ष की डाल इधर उधर अपने लचीलेपन के कारण इधर उधर घूम जाती, उसी प्रकार बच्चे वो अपने शरीर को डाल की तरह घुमाते हुए इस प्रकार दौड़ते हैं मानो वो झूले पर पेंग भर रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। कवि बच्चों की कोमलता का वर्णन करते हुए कहता है कि जब बच्चे अपनी पतंगों को उड़ाने के लिए मकानों की छतों के खतरनाक किनारों से दौड़ते हैं तो उन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं आता बल्कि उनके शरीर की खुशी, उनके रोमांचित शरीर का संगीत ही उन्हें रक्षा करता है, उन्हें गिरने से बचाता है। कहने का भाव यह है कि कोमल बच्चे अपने इस रोमांच के सहारे ही छतों के खतरनाक किनारों पर दौड़ते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। जो पतंग मात्र एक धागे के सहारे इस असीम आकाश में उड़ रही होती है वह अपनी डोलती ऊंचाइयों से कोमल बच्चों को सहारा प्रदान करती है। यानी पतंगों की जो डोरी होती है उसी के सहारे बच्चे अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे भी आकाश में उड़ने वाले पतंगों के साथ साथ अपने सुराखों के सहारे स्वयं भी उड़ रहे हैं। बाल मन भी पतंगों के समान भी आकाश को छू लेना चाहता है। वह भी सोचता है कि मैं पतंगे के साथ उड़ करके इस आकाश की ऊंचाई को प्राप्त कर लूं। बच्चों का मन है वो पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहा होता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। कवि बताते हैं कि अगर बच्चे अपने पतंगों को उड़ाते हुए कभी कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं और उसके बाद यदि वह बच जाते हैं तो उनमें और भी अधिक साहस और निडरता पैदा हो जाती है। वे और भी निडर होकर सुनहरे सूर्य के सामने वे और भी निडर होकर के
आते हैं और निडरता और साहस के साथ सूर्योदय होते ही अपने पतंगों को उड़ाने के लिए दौड़े पड़ते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है और जब वे तेज गति से दौड़ते हैं तो पृथ्वी घूमती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए पृथ्वी उनके पास तेज गति से घूमती हुई आ रही है। इस पूरी कविता में कवि ने कोमल बच्चों के साहस, पतंग उड़ाने के प्रति उनके उत्साह, उनकी रोमांच और उनकी निडरता का सजीव चित्रण किया है। पूरी कविता में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है और भावपूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है।